थे इस चीज के लिए कि हम असत्य से सत्य की तरफ चलें और तमस से ज्योति की तरफ चलें। और वो ज्योति किस चीज की है? क्या वो कोई कोई चमत्कारी रोशनी है? क्या किसी वो देवता के प्रसाद से मिली कोई चीज है? या फिर वो ज्ञान की रोशनी है? ज्ञान जो संशय से आता है, डाउट से आता है, और खुले दिमाग से जिसकी तरफ बढ़ा जाता है। ये मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी आज की बातचीत है उसका जो विषय है दैट हाउ डू वी अप्रोच पास्ट। हम गर्दन उठाते हैं, टीवी की तरफ देखते हैं, तो पास्ट के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो प्रेजेंट के पॉलिटिकल या कल्चरल या इकोनॉमिकल डिस्कोर्सेस का हिस्सा होते हैं। हमें बताया जाता है कि आधुनिक नालंदा एक मेटाफर यूज किया जाता है, या हमें बताया जाता है कि हम आर्य हैं। कोई कहता है कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग थे, कोई कहता है कि नहीं, आर्य और द्रविड़ एक ही थे, जो इन्वेजन की थ्योरी है वो गलत है। फिर हमें बताया जाता है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या जो भी हमारा धर्म है, और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान सिंधु से बना, तो सिंधु से हिंदू कैसे बन गया? तो साहब जो पश्चिम की दिशा से लोग आए उनकी जबान बहुत साफ नहीं थी, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और सिंधु के पार के लोगों को हिंदू बोलने लगे और वहां से हिंदुस्तान बना। फिर हमें बताया जाता है कि हमारे देश में चाणक्य हुए, फिर कभी चंद्रकांता का जिक्र आता है, कभी टीवी में, कभी कहीं और, कभी टीपू सुल्तान कैसा शासक था, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे शासक थे, कभी महाराणा प्रताप, कभी अकबर, मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया। इन सब के बारे में लगातार बात होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अतीत हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होता। कभी वो संजय लीला भंसाली के बहाने दाखिल होता है, कभी वो करणी सेना के बहाने दाखिल होता है, कभी वो किसी नेता के भाषण के जरिए दाखिल होता है, कभी वो किसी अभिनेता के जरिए दाखिल होता है। तो ये अतीत है क्या? इसके कौन से किरदारों को हम खलनायक माने, कौन से किरदारों को हम नायक माने? हाउ डू वी अप्रोच दिस पास्ट? इस अतीत को हम कहाँ तक लेकर जाएं? इस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं इस विषय का विद्वान नहीं हूँ। एक उत्सुकता है एक विद्यार्थी के तौर पे कि मैं जब इस जमीन पे खड़ा होता हूँ तो मैं किन पुरखों के संचित ज्ञान को आगे लेके जा रहा हूँ। मेरी मेरी जमीन पहुंचती है। आप देखिए हमारे देश में जैसे ये होता है ना कि अलग अलग वक्त पे नेता कहते हैं कि हम मुंबई को शंघाई बना देंगे, पुणे ऐसा हो जाएगा, दिल्ली वैसा हो जाएगा, कानपुर ऐसे हो जाएगा। ये शहरों की संकल्पना क्या है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आते हैं, तो शहरों की संकल्पना के लिए मैं अपने पुरखों के पास जाता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे प्रोमिनेंट चीजें थी वो क्या थी? वो ये थी कि सड़कें समकोण पर काटनी थी, नालियां ढकी हुई थी। अभी देखिए ये कितनी बुनियादी चीज है कि आज से 4, 5, 6 हजार साल पहले मेरे जो पुरखे थे उनके जो बसाए शहर थे वहां नालियां ढकी हुई थी। उनका कितना बुनियादी ज्ञान है। सार्वजनिक अन्नागार थे जहां पर अन्न इकट्ठा होता था। और मैं अब उस बुनियादी ज्ञान को अपने वर्तमान में लेकर आऊं। आप अपने आसपास के गांवों और शहरों को देखिए, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि कितनी नालियां हैं जो ढकी हुई हैं। शहरों में जो बेतरतीब ढंग से आबादी बस रही है उनकी सैनिटेशन की क्या स्थिति है? और हम जो अखबार पढ़ते हैं उन अखबारों में उस खबर को कितनी जगह दी जाती है जिस खबर में लिखा होता है कि गटर साफ करने के लिए मजदूर उतरे और जहरीली गैस के चलते मर गए। सिंगल कॉलम की खबर होती है। आप सोचिए कि जिस गटर के इर्द गिर्द से हम गुजरते हैं और अपने नाक पे रुमाल या कपड़ा रख लेते हैं, इर्द गिर्द से गुजरने पर उस गटर के भीतर हमारे आपके जैसा कोई होमोसेपियंस उतरता है। वो एक बड़ी मशहूर मराठी फिल्म है ना जिसमें वो पूरा प्रोसेस समझा रहा होता है कि कैसे पता चलता है कि यहाँ उतरना है कि नहीं। तो बोलते हैं वो पत्थर फेंक के मारते हैं अंदर, अगर कॉकरोच निकला तो उतरेंगे, नहीं निकला तो नहीं उतरेंगे, कि कॉकरोच वहां जिंदा रह सकता है कि नहीं। तो आप देखिए 4, 5 हजार साल पहले हमारा अतीत कैसा था और अब कैसा, क्योंकि हम उस कौम से हैं, हम उस नस्ल से हैं जो बार बार अपने अतीत के वैभव की कहानियां सुनाते हैं कि हम ये थे, हम वो थे। अच्छी बात है, हम थे, लेकिन उसका इस्तेमाल हम अपने वर्तमान को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं या
अपने अपने एजेंडे को साधने के लिए कर रहे हैं। तो एक तो हो गई ऋग्वेद की बात। ऋग्वेद में मैंने आपसे ढकी नालियों के अलावा दूसरी बात कही कि अन्नागार थे। हमारे सामने कितनी तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसानों की फसल खराब हो रही है। कभी कोई किसान प्याज फेंकता है, कभी कोई टमाटर फेंकता है, कभी हम देखते हैं कि गोदामों के बाहर गेहूं भीग रहा है, कभी धान खराब हो रहा है। इसका मतलब हम इतने वर्षों में भी अन्न के भंडारण की एक ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं कर पाए हैं जिसका महत्व हमारे पुरखों ने समझ लिया था। और आगे बढ़ते हैं। अशोक का काल आता है और अशोक के काल में बहुत सारी नीतियों को अंकित करने की व्यवस्था आती है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये जान के अचरज हो कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में ये बात फिर से स्थापित हुई कि एक महान राजा हुआ है ईसा से भी कुछ 100 वर्ष पूर्व, जिसका साम्राज्य इतना बड़ा था। कैसे पता चला? खुदाई हुई तो प्रस्तर खंड निकले, प्रस्तर खंडों को पढ़ा गया और कनेक्ट किया इतिहास के लोगों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने, कि अच्छा ये जिस राजा का बार बार अलग अलग नामों के साथ जिक्र हो रहा है ये राजा अशोक है। तो कैसे पता चला इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद? क्योंकि अशोक ने कुछ प्रस्तर खंडों पर, कुछ पत्थरों पर, लाट पर अपनी चीजें उकेरी थी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक, कि हमें डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ध्यान देना है, हमें चीजों को मुकम्मल ढंग से दर्ज करना है। और दूसरा, हमें उन चीजों तक, अपने इतिहास तक पहुंचने के लिए विज्ञान सम्मत और एकेडमिक अप्रोच अपनानी है। अब आप देखिए कि हमारे देश में एक बाबा जी बोलते हैं कि भैया फलानी जगह सोना गड़ा है, ठीक है, और खुदाई शुरू हो जाती है, टीवी मीडिया भी पहुंच जाता है, खुदाई चल रही, खुदाई चल रही, खुदाई चल रही। एक हफ्ते बाद पता चलता है कि जी वहां तो कुछ नहीं था, खोद डालते हैं। और कितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट्स हैं जहां पे हमने खुदाई नहीं की, जहां पे हमारा इतिहास है, हमारा इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं की खुदाई? क्योंकि हम अपने अतीत के साथ साइंटिफिक और एकेडमिक ढंग से इंगेज नहीं हो रहे हैं। जो हो भी रहे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेफ्ट के, राइट के, सेंटर के, सबके अपना एक पहले से तय है कि अपन इस दिशा, मतलब निष्कर्ष तय है, प्रयोग बाद में हो रहे हैं ज्यादातर मामलों में, सब मामलों में नहीं। हम अगर अपने अतीत के साथ संवाद करना चाहते हैं तो हमें खुले मन के साथ संवाद करना होगा, इस उत्सुकता के साथ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होता स्लेट में क्या होगा, तो माँ जो हमारी पहली शिक्षक होती है वो कहती है बेटा एक ऐसे चूल्हा बनाओ, ऐसे गोल गोल, पहले कहती है गोला बनाओ, तो हम गोला बनाते जाते हैं स्लेट पे, खूब सारे अजीबो गरीब से गोले। फिर माँ कहती है अच्छा डंडा खींचो, तो डंडा खींचते हैं। अब देखो दो चीजें हमने सीखी, गोला और डंडा। फिर माँ कहती है अच्छा छोटा आधा गोला बनाओ, तो आधा गोला, फिर उसके नीचे आधा गोला, फिर एक लेटा डंडा, फिर एक खड़ा डंडा। ये आ है पहला अक्षर जो हमें सिखाया जाता है, छोटा आ, ऐसे सिखाते हैं ना। तो जब हमें इतने ढंग से ये सब चीजें सिखाई जाती हैं और तुरंत तुरंत सामने सिखाई जा रही है, तो हमारे जो पुरखे इतनी चीजें कर गए उनको हम क्यों नहीं खोद के निकाल रहे हैं, उनसे हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो अतीत से जब हम संवाद करें तो ये अतीत के सबक याद रखें कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे, राजा थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने समय को अपने अपने ढंग से दर्ज किया है, जिसके बारे में हम पढ़ें, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो। और आगे आते हैं, हम लोग कितना देखते हैं कि साहब जीओटी कितना सही बना है या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कितना कमाल का है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पर हम लोग, जो हमारे यहाँ अच्छे ग्रंथ लिखे गए, इनको आप देखिए, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान सबसे पहले हमें यही सिखाता है कि खिड़कियां खोलनी है, संकुचित नहीं रहना है। लेकिन हमारे भारत देश में जो ग्रंथ रचे गए हैं उनको हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या हमारे लिए रामायण का मतलब सिर्फ रामानंद सागर का सीरियल है? ये नहीं कह रहा हूँ वो सीरियल गलत है, वो भी एक तरीका है। पर क्या हमारे मन में उत्सुकता हुई कि यार मैं हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में पढ़ूं कि वाल्मीकि की रामायण में लिखा क्या है, राम जी कैसे थे, क्या बताया गया उनके बारे में, सीता के बारे में क्या बताया गया, रावण के बारे में क्या बताया गया? कभी हमारी उत्सुकता होती है कि हम पढ़ें कि महाभारत में क्या लिखा गया है।
कभी हमारे मन में उत्सुकता होती है कि हम पढ़ें कि उपनिषद इतना सुनते रहते हैं कि इनमें लिखा क्या है, क्यों मेरा एक 4000 5000 साल पुराना पुरखा लिख गया ईशावाद मिदम सर्वम यत किंचाम जगत्याम जगत, क्यों लिख गया? तेन त्यक्तेन भुंजीता, वो क्यों कह रहा है कि कुछ भी कंज्यूम करो भोग की भावना के साथ करो, कल को नहीं रहेगा। कह रहा मर्सिडीज चलाओ, लेकिन एहसास रहे कि कल को पैदल भी चलना पड़े तो खुश खुश चलेंगे, सल्क नहीं करते रहेंगे कि यार मर्सिडीज नहीं है। ये हमारे पुरखे लिख गए हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम कालिदास को पढ़ते नहीं हैं, हम भवभूति को नहीं पढ़ते हैं, हम बाणभट्ट को नहीं पढ़ते हैं, हम दंडी को नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत महान महान लोग हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम बिना पढ़े सोशल मीडिया की या बाकी सारे उनके डिस्कोर्सेस में कूद पड़ते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरा भारत महान, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे भारत की सभ्यता महान, कहिए, लेकिन कहने से पहले अपने हिस्से की मेहनत तो करिए। ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ पाली में, प्राकृत में, फारसी में, अरबी में, संस्कृत में, अवधी में, ब्रिज में लिखे गए हैं, हम इनको क्यों नहीं पढ़ते? हम किसी भगवान के नाम पर, किसी ईश्वर के, अल्लाह के नाम पर मुट्ठियां भींच लेते हैं। हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमें किसी ने बता दिया, हमने मान लिया। जबकि हम तो युवा है ना, युवाओं के अंदर ये होता है कि ऐसा जोश कि जहां लात मारते वहां से पानी निकल आएगा, बुलाते रहते हैं। हमारे सवाल होते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा बाल ऐसे ना कटवाओ, तो हम बागी हो जाते हैं, क्यों ना कटवाएं, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। और उसका जो भी स्लैंग चलता है जिसमें आप माए को माँ बोलते हैं, वो हा का उच्चारण आ जाता है। तो माई लाइफ माई रूल्स वहां पे भी अप्लाई होना चाहिए। जो हमारे पुरखों ने किताबें लिखी है उनको पढ़ें। अब फर्ज करिए कि आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं, तो अब अकबर के बारे में मोटा माटी दो पाले बन गए। कुछ लोग कहते हैं साहब अकबर बहुत महान राजा था, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर बहुत घटिया था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना दोनों को पढ़े एक राय के पाले में खड़े हो जाते हैं। हो सकता है हमारे ज्ञान का आधार कोई फेसबुक पोस्ट हो सकता है हमारे ज्ञान का आधार कोई प्रोपेगेंडा वेबसाइट हो। क्या हम अपने हिस्से की वो मेहनत करेंगे जिसमें हम अकबर के बारे में जो भी ज्यादातर चीजें लिखी गई उनको पढ़ें और फिर अपनी राय बनाएं? अशोक के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, चोल राजाओं के बारे में। और जब हम इस तरह से पढ़ेंगे विस्तार से, अध्ययन पे मेरा बड़ा जोर रहता है, तब दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जितना ज्यादा आप पढ़ने लगते हो उतना ज्यादा आपके दिमाग में, जो हम लोगों के दिमाग में होता है ना, 4 किताबें पढ़ के अपन तो फन्ने खा हैं, अपन तो डूड हो गए हैं, ऐसे होते हैं ना। कुछ लड़के पार्टी में आते बोले यार इसका तो भोकाल एकदम फंडू लड़का है, तो टाइट है एकदम, 4 रेफरेंसेस गिराए, you know buddy, I was reading this theory and Gramsci said this and Nietzsche said this and there's this very famous Latin poet, he said this। ऐसे 10-12 रेफरेंस गिरा, आप लोग तो यार डूड तो बड़ा कूल है, एकदम चौड़े में आ जाते हैं। क्या हमने अध्ययन किया? क्योंकि जितना ज्यादा हम अध्ययन करते हैं उतना ज्यादा हम विनम्रता से भरते जाते हैं, क्योंकि वो अध्ययन ना हमें लगातार ये बोलता है कि ये एक सत्य है जिस तक तुम पहुंचे हो, ये पहला सत्य नहीं है, ये आखिरी सत्य नहीं है। तो सत्य के साथ साथ थोड़ा सा संशय चलता रहता है कि अभी कुछ और है जो मेरा जानना बाकी है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर अहंकार नहीं आता, आप अड़ते नहीं हो, बस यही है जो मैंने बोल दिया, मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरे धर्म ने बोल दिया, मेरे नेता ने बोल दिया, मेरी किताब ने बोल दिया, ये आखिरी सत्य है। जितनी दफा हम ये बोलते हैं ना कि बस यही आखिरी सत्य है, उतनी दफा प्रकृति हम पर मुस्कुराती है। क्योंकि प्रकृति अमीबा को आखिरी सत्य मानकर नहीं रुक गई, वो लगातार विकसित होती रही, अमीबा से बहुकोषीय जीवों पर आई, रेप्टाइल्स बने, मैमल्स बने, और फिर हम आए। ठीक है, तो प्रकृति ने तो नहीं कहा कि ये आखिरी, अब बस। वो लगातार काम कर रही है, लगातार कुछ पुरानी स्पीशीज गायब हो रही, कुछ नई आ रही है। प्रकृति की पैदावार हम है, तो हम प्रकृति से ये चीज सीखें, अपने अतीत से ये चीज सीखें। आप सोचिए कि आज से 400-500 बरस पहले किसी गुरुकुल में, किसी मदरसे में, किसी पाठशाला में ये कहा जाता कि बच्चों वो एक गुरुजी हैं, वो 1 घंटे के लिए तुमको पढ़ाने आएंगे, लेकिन वो तुमसे बहुत दूर होंगे, तुम अपने घर में होगे, वो अपने घर में होंगे, तुम्हारे सामने एक मायावी द्वार खुलेगा जिससे वो प्रकट होंगे और बताएंगे, तो हम लोग हंसते। लेकिन अगर हम इस वक्त जो चीज कर रहे हैं उसको हम कथा के कौतुक के ढंग से बताएं तो ये क्या है। मैं यहाँ नोएडा में अपने दफ्तर में बैठा हूँ, आप सब लोग अलग अलग शहरों में, हम संवाद कर रहे हैं। तो
ये उदाहरण इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब आप अतीत से संवाद करें तो अतीत की सब बातों को हूबहू अपना न लें। संवाद का अर्थ होता है कि इस इच्छा से किया गया कम्युनिकेशन, इसमें हम कुछ सीखने की नियत से जाए। ठीक है, जैसे फर्ज करिए मैं अपनी दादी से बात कर रहा हूँ। मेरी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुमको बहुत गर्मी लग रही है ना तो तुम तलवों में नारियल के तेल की मालिश करो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ठंडक मिलेगी। अब ये एक अच्छा ज्ञान है, मैंने करके देखा, मुझे ठीक लगा, मैंने अपना लिया। अब मान लो मेरी दादी कहती है कि बेटा शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, यार दिन में कहानी नहीं सुननी चाहिए, मामा रास्ता भूल जाता है। तो मैंने 2-4 बार कहानियां सुनी सुनाई, मेरे मामा तो रास्ता नहीं भूले, तो भूले भी होंगे तो जीपीएस काम आ गया होगा। तो दादी का एक ज्ञान मैंने लिया और एक ज्ञान को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मैंने सोचा कि हो सकता है इस ज्ञान को दादी ने गढ़ा हो ताकि बच्चे दिन में भी, जो काम का वक्त होता है उनके, उसमें परेशान लगे, दादी अब भी कहानी सुनाओ। तो नहीं, दिन में नहीं सुनाएंगे, दिन में ऐसा हो जाता है, अब रात में सुनाएंगे क्योंकि रात में सब काम निपट जाते हैं। तो हो सकता है उनके पास ऐसी एक वजह रही है। उसी तरह से जब हम अपने अतीत को पढ़ें तब उन सब वजहों को ध्यान में रखें। किसी राजा ने, किसी नेता ने, किसी संत ने कोई बात कही तो उसका कंटेक्स्ट क्या था, उसकी डाइकोटमी क्या थी, उसका कन्फ्लिक्ट क्या था। और जैसे कबीर दास जी हमारे आपके एक पुरखे हुए हैं, कबीर दास जी को आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी हाल में जैसे एक वेब सीरीज आई है पाताल लोक, बड़ा चर्चा है, उसमें कबीर दास जी के भजन है जो प्रहलाद सिंह के पानिया ने गाए हैं। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं, कबीर दास जी बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म पे, धर्म के आडंबरों पे चोट करते हैं। और एक जगह लिखते हैं, राम मेरे पीऊ में राम की बहुरिया, राम मेरे पति हैं, मैं राम की पत्नी हूँ। आप देखो भक्ति का ये क्या भाव है। पहली चीज, एक पुरुष अपने पौरुष के आडंबर से बाहर निकल रहा है। ये जो हम लोग एकदम मैचो मर्द वाले उसमें घूमते रहते हैं ना, कोई हमें क्रॉस ड्रेस दिख जाता है, कोई क्वियर कम्युनिटी का दिख जाता है तो हम जज करने लगते हैं। फटो आदमी था, हमारा पुरखा था, है ना, हमारे संत थे, वो कितनी अच्छी बात कह गए, राम मेरे पीऊ में राम की बहुरिया। तो कबीर स्त्री के रूप में राम की पूजा कर रहे हैं। लेकिन वही कबीर एक जगह लोक युक्ति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री की तो छाया से सब कुछ मलिन हो जाता है। तो हम क्या करें, कबीर को प्रोग्रेसिव माने, स्त्रियों के हक का पक्षधर माने, या स्त्री विरोधी माने, ये आपके ऊपर है। एक कवि अपने समय में, अपनी सीमाओं में, अपने वक्त का बयान दर्ज कर रहा है। अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे अप्रोच करें। जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, हमें पता होता है यार दोस्त की ये आदत बहुत अच्छी है, ये आदत बहुत घटिया है, लेकिन हम अपने दोस्त को अपनाते हैं, मेरा है। वैसे ही जो मेरा अतीत है ये मेरा है, इसलिए हम अच्छी चीजों को अपनाएं, बुरी चीजों को त्याग दें। अब अच्छी चीजें और क्या क्या है, जैसे हमारे यहाँ ज्ञान पर, श्रवण पर और भ्रमण पर बड़ा बड़ा जोर था। यदि आप तक्षशिला और नालंदा की परंपरा की बात करें तो इस चीज पे बड़ा जोर था, है ना, लाइब्रेरीज बनाई जाती थी। फिर एक मूर्ख आया खिलजी नाम का, उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी। अब मेरे पास दो तरीके हैं इस घटना को पढ़ने के। एक तरीका ये है कि मैं इस चीज पर जोर दूं कि मेरे देश में, अब तो हम समझदार हो गए हैं ना, वी आर इवॉल्व्ड होमो सेपियंस, वी लिव इन अ रिपब्लिक, कि हम लोग जो खिलजी मूर्खता कर गया है वो मूर्खता ना करें। हम लोग अपने शहरों में, गाँव में लाइब्रेरीज खोलें और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको अलग अलग किस्म की चीजें पढ़ने के लिए कहें, और जैसे पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे उसके लिए प्रेरित करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम कहें अच्छा खिलजी ने हमारी लाइब्रेरी तोड़ी, हमारी किताबों को आग लगा दी, खिलजी तो खलनायक है, तो अब क्या करें, खिलजी तो है नहीं। तो अब देखते हैं हमारे आसपास कौन है जिसको हम खिलजी डिक्लेयर करें और फिर उसको डिस्क्रेडिट करें। ये दूसरा तरीका है। इसी तरीके के जरिए कोई अशोक को डिस्क्रेडिट करता है, कोई पृथ्वीराज चौहान को डिस्क्रेडिट करता है, कोई हर्षवर्धन को करता है, कोई राजेंद्र चोल को करता है, कोई टीपू सुल्तान को करता है, कोई छत्रपति शिवाजी को करता है। सब लोग अलग अलग ढंग से डिस्क्रेडिट करते हैं। ये हमारी मूर्खताएं हैं कि हम अतीत में गुम हो चुके इन किरदारों को, किसी के लिए नायकों को, किसी के लिए खलनायकों को वर्तमान में इस ढंग से ला रहे हैं। अरे लाना है तो इस चीज में लाए ना कि यार खिलजी की आग लगाने से पहले हमारे पास इतनी पांडुलिपियां थी। क्या आज की तारीख में मेरे देश में पांडुलिपियों के संरक्षण पे काम हो रहा है?
क्या जो उपलब्ध पांडुलिपियां हैं उनको हमने डिजिटलाइज किया है? क्या हम इस चीज को एनकरेज कर रहे हैं? इस पे बात नहीं होती कि हम अपने वर्तमान को अतीत की अलग अलग घटनाओं और सबकों से कैसे संवारें। जो वर्तमान की जो गड़बड़ियां हैं उनको ढांपने के लिए इन चीजों पे बात करते हैं। कोई किसी एक को महान बताता रहेगा कि साहब जो कुछ हुआ बस वो नेहरू ने किया, कोई बताता रहेगा कि जो भी गड़बड़ की वो नेहरू ने की। मुझे ऐसा लगता है सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। नेहरू ने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा। कुछ लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी बहुत बुरे हैं, कुछ लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। कई मामलों में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, कई मामलों में उनके काम की भरपूर आलोचना की जा सकती है। होता क्या है कि जब हम अपने ज्ञान को सीमित संकुचित कर लेते हैं तो पाले बांट लिया, या तो मुझे बुरा देखना है या अच्छा देखना है, श्वेत श्याम में बांट लिया। जबकि जो ग्रे है, जो ज्यादातर एग्जिस्ट करता है, उसकी तरफ नहीं गए, क्योंकि वहां संशय है, वहां कौतूहल है, वहां आपको लगातार अपने आप को चैलेंज करना है। आप अपने अतीत को, जो भी मुझे सुन रहे हैं या भविष्य में सुने इस वीडियो के जरिए, खूब खुले मन से अप्रोच करिए, खूब पढ़िए। किसी को नायक मान बैठे हैं, किसी को खलनायक मान बैठे हैं, उनके बारे में खोज खोज कर पढ़िए। और उससे क्या होगा कि उससे, जिसको हम लोग बहुत बुंदेली लहजे में कहते हैं ना, झक्का खुलेगा। जैसे हम लोगों को इतने सारे राजाओं के बारे में बताया जाता है, कश्मीर के एक बहुत कमाल के राजा हुए हैं ललितादित्य पी, उनके बारे में नहीं बताया जाता। कश्मीर में एक और राजा हुए हैं जैनुलब्दीन, उनके बारे में नहीं बताया जाता। हमें कुछ कवियों के बारे में बहुत बताया जाता है ना, लेकिन ललदद्य करके कवित्री हुई, उनके बारे में नहीं बताया जाता। हमें ये सिखा दिया जाता है कंडीशनिंग, कभी मर्यादा के नाम पर, कभी इज्जत के नाम पर, कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जिन पुरखों के ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़े हैं, वो पुरखे सिर्फ ऋषि नहीं थे, ऋषिकाएं भी थी। ऋग्वेद में घोषा और अपाला की ऋचाएं भी हैं। क्यों हम इनके बारे में बात नहीं करते? जितना ज्यादा आप अपने अतीत से संवाद करेंगे, उतने ज्यादा आपको अपने वर्तमान को एनरिच करने के लिए नए नए रेफरेंसेस मिलेंगे। इसलिए अतीत की तरफ जाइए, लेकिन मेहनत के इरादे से जाइए। उस इरादे से मत जाइए कि वहां पे तो एक बर्गर तैयार है, अपन जाएंगे ऑर्डर प्लेस करेंगे आ जाएगा। वैसे नहीं जाना होता है अतीत की तरफ। अतीत की तरफ ऐसे जाना होता है जैसे एक फावड़ा, एक कुदाल, कुछ बीज और बहुत सारी उम्मीद लेके किसान अपनी जमीन की तरफ जाता है। आप में से जो लोग खेती से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि ये कितना श्रमसाध्य कार्य है खेती करना। कटाई हो गई, मौसम बीत गया, पानी भी गिरेगा नहीं गिरेगा, एक बारिश हुई, हमने अपने ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाया, या अगर बड़े बड़े मिट्टी के ढुए हो गए तो वो सपाट करने के लिए वो मोटा सा लकड़ी का या लोहे का बांधते हैं वो लगाया, पहले सपाट किया, फिर कल्टीवेटर चलाया, फिर उसी कल्टीवेटर के ऊपर हम लगाते हैं कुप्पी टाइप की, उसमें बीज डालते हैं, बीज की किस्मों को लेकर परेशान होते हैं ना, इतना जतन करते हैं, कितना पानी देना है नहीं देना है, नहर आई नहीं आई, ट्यूबवेल चलाना है नहीं चलाना है, अगर कहीं पे नीलगाय वगैरह का आतंक है तो रखवाली करनी है, ओला, अतिवृष्टि, कुछ भी हो जाए, पूरी उस फसल की हिफाजत करनी है, और तब आखिरी में जाके हम उसको बेचते हैं और हमें पोषण मिलता है। कितनी मेहनत है। वैसी ही मेहनत अतीत को जानने के लिए करनी चाहिए। कोई भी राय बनाने से पहले खूब पढ़िए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, और कोशिश करिए कि जितना प्रामाणिक स्रोतों के साथ पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें हुई हैं भारत में, लेकिन उन पे किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए गर्व मत करिए, क्योंकि फिर आप गर्व करने लगोगे कि यूनेस्को ने जनगण मन को बेस्ट नेशनल एंथम घोषित किया है, या आप मानने लगोगे कि फलाने जी को बेस्ट नेता घोषित किया है या ढिकाने जी को सबसे खराब नेता घोषित किया है। आप उसकी तह में नहीं जाएंगे। पढ़ना है तो पढ़िए कि जनगण मन को लेकर विवाद क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब ये रचा था तो इसकी भूमिका क्या थी? वंदे मातरम, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, कई लोगों को वंदे मातरम पे एतराज होता है। उन लोगों ने वंदे मातरम का इतिहास नहीं पढ़ा। जब आनंद मठ में ये आता है तो किस संदर्भ में आता है? वंदे मातरम वो गाना है जो जब अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों का विभाजन करने के लिए बंगाल का विभाजन किया, बंग भंग किया, तो बंग भंग के खिलाफ जब देश के लोग सड़कों पर उतरे
तो उनके संकल्प का जो गान था वो वंदे मातरम था। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं इसकी, आप पढ़िए। आप फिर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा आनंद मठ की पॉलिटिक्स ये है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पॉलिटिक्स ये, फिर आप उस पर बात करेंगे। लेकिन बिना पढ़े ही कुछ लोगों ने वंदे मातरम का विरोध कर दिया, कुछ लोगों ने जनगण मन को बता दिया कि साहब फलाने की स्तुति में रचा गया था। ऐसे ही कई लोगों को एतराज होता है कि साहब हम फलाना श्लोक नहीं पढ़ेंगे। कई लोगों को एतराज होता है कि अरे साहब वो इस जगह गए तो वो लोग अल्लाह अकबर कह रहे थे। अब बताइए साहब कितनी गड़बड़। अरे अल्लाह अकबर में क्या दिक्कत है? कोई कह रहा है ईश्वर महान है, अच्छी बात है भैया, महान है, पर वो महान ईश्वर, उसका नाम ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, वो सिखा क्या रहा है? क्या वो मुझे वो करुणा सिखा रहा है जो मेरे एक और बुजुर्ग गौतम बुद्ध मुझे बता गए? क्या हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध को? क्या गौतम बुद्ध हमारे लिए बुद्ध जयंती, बुद्ध की कुछ मूर्तियां इतना भर है? कितना संवाद किया हमने बुद्ध के दर्शन से, कितना संवाद किया हमने महावीर स्वामी के दर्शन से। चाणक्य की नीति के नाम पे कुछ भी उठा के छाप दिया जाता है, गालिब के नाम पे घटिया से घटिया शेर छेप दिया जाता है। कभी हमें हुई उत्सुकता यार पढ़े जरा गालिब को, पढ़े जरा कालिदास को, कालिदास क्या लिख गए हैं मेघ की तारीफ में, पढ़े जरा बाणभट्ट को, पढ़े अमीर खुसरो को, पढ़े कबीर को, सूर को, तुलसी को, पढ़े घनानंद को, पढ़े बिहारी को, पढ़े भारतेंदु को, सर सैयद अहमद खां को, अल्लामा इकबाल को, गांधी को। इनको जब आप पढ़ेंगे, सावरकर को पढ़ें, तब आपके मन के संशय दूर होंगे, तब आप अपनी राय को लेकर रिजिड नहीं होंगे, तब आपके अंदर उत्सुकता रहेगी, आप किसी को फटाक से खारिज नहीं करेंगे, तब आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। और हमारे पुरख ये सारे जतन इसीलिए कर गए कि हम लगातार बेहतर इंसान बने। और एक आखिरी चीज, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कितना वक्त हो गया, आधा घंटा से बोल रहा हूँ जी। जब भी कोई बहुत परेशानी हावी होने लगे, गांधी जी का जंतर नहीं दे रहा हूं, जब भी लगे कि यार चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, मन घबरा रहा है, जितनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी वो पूरी नहीं हो रही, प्यार नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, तो अपने पुरखों के भी पुरखों के भी पुरखों को याद करो। और मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे खेले की जहाँ से शुरुआत हुई उस धरती को याद करो, उसकी उम्र को याद करो। धरती की उम्र याद करोगे तो जो संताप है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक पेल ब्लू डॉट थ्योरी है कि अगर पूरे यूनिवर्स में धरती को अवस्थित वहीं पे लोकेट किया जाए तो कितना छोटा सा एक टाइनी पेल ब्लू डॉट होता है। और फिर उस धरती की उम्र, तो हमारा दुख इतना बड़ा नहीं है कि हमारे हौसले उससे हार जाएं, बशर्ते मेहनत ईमानदारी से हो। मेरी बड़ी चिंता होती है कि या तो हम अतीत के नाम पर सिर्फ गौरवगान करने लगते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम अतीत की गलतियों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं, या फिर हम अतीत को सिरे से खारिज कर देते हैं। मतलब हमको बालूशाही नहीं खानी है, हमको डोनट खाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोनट बुरी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ के होशियार हलवाई इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां बना के उनको भी खाइए। स्व को खारिज नहीं करना है और सिर्फ स्व सर्वोत्तम है ये भी नहीं मानना है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अतीत के साथ खुले मन के साथ संवाद करिए, नायक और खलनायक चुनने की जल्दबाजी मत करिए, मसीहाओं का इंतजार मत करिए। हमको और आपको थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स चल के चलाकर ही इस प्लेनेट को, इस देश को और अपने आसपास को बेहतर बनाना है। और ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उम्मीद से भरा रहता हूँ। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर इतनी पालेबाजी हो गई, इतनी हेट्रेड है, इतनी फेक न्यूज है, ऐसा है वैसा है, क्या करें? इन सब के बीच भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज भी जब कोई बच्चा अपने पिता से, माता से, बहन से खुरपी लेके किसी गमले में एक बीज रोपता है ना, तो वो सिर्फ एक पौधे का बीज नहीं होता है, वो इंसानियत के लिए एक उम्मीद होती है कि इंसान ये भूला नहीं है कि धरती के भीतर वो एक बीज दफन करेगा
और उसको कुछ ऊष्मा मिलेगी, कुछ नमी मिलेगी, थोड़ी सी केयर मिलेगी, और वो एक अखुए के रूप में फूटेगा, वो एक फसल बनेगा, एक फूल बनेगा, एक फल बनेगा। इसलिए जीवन में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखें। एक तो पौधों से जुड़ी हुई है, गमलों में उगाएं, जमीन पर उगाएं, पौधे जरूर उगाएं, और सिर्फ उगाने तक सीमित ना रहें। इन पौधों, इन पहाड़ों, इन नदियों, इन पठारों, इन समंदरों के पास जाएं। आप लोगों में से अगर कभी कोई हिमालय में गया हो, कितने बड़े पहाड़ हैं, कितने बरसों से खड़े हैं, उनके सामने जब हम खड़े होते हैं तो अगर हम विनम्र महसूस ना करें तो क्या महसूस करें? समंदर, आप समंदर के सामने खड़े होइए, एक टक देखिए, अपलक देखिए समंदर को, कैसा विनम्रता का बोध आता है। तो प्रकृति के पास जाएं। दूसरी चीज, क्या हम सिर्फ लोगों की आलोचना कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ऐसे, उद्धव ठाकरे ऐसे, अरविंद केजरीवाल वैसे, शिवराज सिंह चौहान वैसे, योगी ऐसे, नीतीश, क्या हम सिर्फ आलोचना कर रहे हैं एक नागरिक के तौर पर? हम क्या कर रहे हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? डू वी आस्क दिस? क्या हमारा कंट्रीब्यूशन एक ट्वीट को रिट्वीट करना है? क्या हमारा कंट्रीब्यूशन किसी पे कमेंट करना है, या उससे ज्यादा है? क्या हम अपनी आय का एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक गरीब लड़की की पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं क्या? पढ़ाई पे बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी उद्धारक होती है। क्या हम अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा किसी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कर सकते हैं? चैरिटी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। किसी का उद्धार होगा तो होगा, यू विल फील गुड कि मेरे पास संसाधन है, कि एक लड़का या लड़की है जिसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, नहीं है, संसाधनों की कमी से नहीं है। सरकारों को अपना काम करना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर मैं सक्षम हूँ, क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं एक बच्चे की, और प्रेफरेबली एक लड़की की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में लड़कियों पर आज भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी सब घरों में लड़कियों के पैदा होने पर बधाई संदेश, या जिसको ठेठ लहजे में थाली पीटना कहते हैं, वो नहीं होता है। कैन वी इंश्योर दिस? क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो मैसेज, जो हमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी जेंडर के खिलाफ बायस बना रहा है, क्या हम उसको क्रॉस चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या हम कम जजमेंटल होंगे? क्या हम लगातार अपने भीतर के बायस को चेक करेंगे जैसे हमारे पुरखों ने किया? तभी तो हम विकास के क्रम में यहाँ तक आ गए। अगर हम ये करते रहेंगे, लगातार पूरी विनम्रता के साथ सवाल करते रहेंगे, अगर कभी कोई गलती करते हैं तो उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा अतीत हमें जो चीजें सिखा गया है उससे हम एक बेहतर वर्तमान रचेंगे। समस्या ये है, हर कोई एक बेहतर भविष्य रचने में लगा रहता है। बेहतर वर्तमान, और बेहतर वर्तमान क्या होता है? बेहतर वर्तमान होता है जिसमें जब आप सुबह उठें, एक इकिगाई की थ्योरी है, अगर आप में से किसी ने ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह उठें तो हमें पता हो एक उत्साह के साथ आज हमें ये करना है, और रात में सोएं तो थोड़ा सा सुकून हो कि यार आज ये एक चीज अच्छी की, एक कविता पढ़ी, एक पुराने दोस्त से बात की, किसी की मदद की, कहीं पे कुछ अप्रिय बोलने जा रहा था, अपने आप को रोक लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ के सोए जिंदगी में। अगर आप अपनी वो इकिगाई हासिल कर लेंगे तो आपका अतीत आपको बहुत सारी कमाल की चीजें सिखाएगा। अतीत के साथ खुले मन से संवाद करिए, वर्तमान को बेहतर करिए, भविष्य पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। सवाल पूछ सकते हैं आप? जी सौरभ जी, जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, सौरभ जी सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी सुन रहा हूँ। जी, सबसे पहला सवाल थिंक इंडिया के नेशनल को कन्वीनर शिवम जी पूछेंगे। मैं जी उनसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज ज्वाइन करें शिवम जी। नमस्ते सौरभ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए, और ये काफी पॉजिटिव वाइब्स आई पूरा सुनने के बाद। तो मेरा सवाल है, जो आपने
कहा कि जो अतीत की चीजें हैं हम्म, तो उनको हम लोग एक साइंटिफिक नजरिए से नहीं देखते हैं। तो हम्म, कहीं अगर पहले कुछ रहा भी होगा तो अगर हम लोग उसकी आर्कियोलॉजी या उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं हम्म, तो अब जो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है राम मंदिर का, जी, तो अभी जब डिसीजन आया तो चूंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ हम्म, तो जजमेंट मैंने देखा और पुराना जजमेंट भी मैंने देखा हाई कोर्ट का। तो उसके वो देखने के बाद समझ में आता है कि कैसे जो प्रोफेसर बीबी लाल की जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम ने सर्वे किया पूरा वहाँ का, और जो हम्म, चीजें जो फाइंडिंग निकल के आती, तो हम्म, कैसे हमारे उस समय के जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे और अभी भी हिस्ट्री में जब पढ़ा जाता है उनकी तो उनके बहुत ही कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम्म, कैसे वही हिस्टोरियंस उनके स्टूडेंट्स जाके हाई कोर्ट के सामने जाके कुछ गलत बयान देते हैं और हाई कोर्ट इस चीज को बकायदा जजमेंट में लिखता है हम्म, और इन गिरफ्तारियों को टोकता है। तो हम्म, मेरा सवाल यही है कि जब हमारे उस फील्ड के हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग हम्म, जो साइंटिफिक तरीके से की गई पूरी रिपोर्टिंग थी, सर्वे किया गया था, उसको हम्म, रिजेक्ट करके हम्म, अपना उनका चाहे एजेंडा कहिए चाहे जी, उनका जो भी उनका एक वो था वो लेके आते हैं, तो हम्म, कैसे हम लोग जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं और जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं तो कैसे हम लोग उस चीज को देख पाएंगे कि ये सही है ये गलत है। हमारा देखो विश्वास तो कि एक्सपीरियंस पे है। आ, नमक से नमक नहीं खाया जाता, ठीक है, हम्म, लेकिन इसका ठीक उलट भी है कि आप एक एकेडमिक कोर्स है, कोई उसको गलत ढंग से पेश कर रहा है तो उसकी काट आप कैसे करोगे? एकेडमिक ढंग से करोगे ना। आप अपने हिस्से के रेफरेंसेस लेके आओगे, अपने हिस्से की तर्क पद्धति लेकर आओगे। किसी भी, देखो मेरा ये कहना है कि अगर कोई बात कर रहा है, फर्ज करिए मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बातों से सहमत नहीं है, तो आप मेरी बातों की काट कैसे करेंगे? मेरा सर तोड़कर करेंगे या मेरी बातों को आप तथ्यपूर्ण ढंग से, तार्किक ढंग से काट के करेंगे? मेरा ये कहना है कि जो एकेडमिक डिस्कोर्स है या जो वाचिक डिस्कोर्स है उनको उसी ढंग से काउंटर किया। जैसे कोई कहे कि साहब भारत तो एक महान देश नहीं था, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तेरा मुंह तोड़ नहीं। हम बताएंगे कि ठीक है भाई साहब, आपकी ये राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक महान देश था और इन वजहों से लगता है कि हमारे यहाँ ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। फिर कुछ कमियां आई, वो हम वो भी स्वीकारेंगे, जैसे जाति व्यवस्था की कमी है ना। तो जब भी आपको किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट लगे तो उसको हमेशा जिस ढंग से बात पेश की जा रही है, क्या होता है, देखो जब भीड़ हिंसक होती है तब पुलिस लाठीचार्ज करती है और इसको कतई गलत नहीं माना जाता। कुछ स्वघोषित मानववादी गलत मानते होंगे, मैं नहीं मानता। अगर कोई भीड़ किसी भी मकसद से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रही है तो उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो नजीर बन जाए। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति हमारी और आपकी है। किसी भी गुस्साई भीड़ को किसी भी वजह से उसके नुकसान का हक नहीं है। ये देशद्रोह है, ठीक है ना। तो जब कोई गुंडई करे, बल प्रयोग करे, तब बल से जवाब दिया जाता है। शठे शाठ्यम समाचरेत, ये कहा गया हमारे शास्त्रों में। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार उसको वही समझ में आता है। लेकिन जब वाद विवाद संवाद हो रहा हो और कोई आपसे उलट बात कहे तो आप संवाद करिए ना, आप दूसरे का तर्क रखिए। ये एक बुनियादी फर्क रहना चाहिए। संवाद पे खूब जोर होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अलग अलग किस्म की राय है, ठीक है, आप अपनी राय रखिए, हम अपनी राय। आप जानते हैं जब भगवान राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत, उनके छोटे भाई आए थे, तो उनके साथ दशरथ के कुछ मंत्री भी थे। तो उसमें सुमंत का तो खूब जिक्र होता है। दशरथ के दरबार में एक नास्तिक भी थे और मंत्री थे, और भगवान राम और दशरथ उनसे खूब मंत्रणा करते थे। अब आज की तारीख में फर्ज करिए कोई कह दे कि मैं नास्तिक हूं, तो हम तुरंत उसको टैगिंग करने लगते हैं। राम जी के दरबार में टैगिंग नहीं थी। आप अगर, आपने चूंकि राम जन्मभूमि की खुदाई का जिक्र किया, यही होता है ना कि हम लोग, कौन से राम, कैसे राम, हमारे राम कैसे हो? राम जी पूरी जिंदगी वंचितों के लिए लड़ते रहे। राम जी वन में गए, ऋषियों को समस्याएं थी राक्षसों से, ऋषियों के लिए लड़े। राम जी नाव में बैठे, मुद्रिका दी केवट को,
जो वनवासी थे उनके राजा से कैसे प्रेम से गले लग के मिले। जब और दक्षिण में गए तो वानरों से मिले, सुग्रीव की मदद की, विभीषण, जो कोई भी वंचित है, जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, राम जी उसके साथ खड़े रहे। अब अगर हम राम जी से सीखेंगे तो ये सीखेंगे ना सबसे पहले कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। कोई लड़की है, उसके साथ भेदभाव हुआ, क्यों? क्योंकि वो लड़की है साहब। तो मेरे राम जी ने मुझे क्या सिखाया कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं, कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, ना मेरे घर के अंदर ना घर के बाहर। मेरे सामने कोई बदतमीजी करेगा तो मैं रोकूंगा। ये मुझे राम जी ने सिखाया। तो जब आप अतीत से संवाद करें तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि संवाद किस तरह का होना है, कहाँ पर होना है। बाकी तो ये मैंने कहा ना, पृथ्वी की उम्र बहुत लंबी है, ये सब तुमुल संघर्ष चलते रहेंगे। जी अगला सवाल। जी मैं गणेश जी से अनुरोध करता हूँ कि अगला सवाल पूछें। नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है आपको? बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। गणेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गणेश ऐसा कर सकते हैं कि ऋग्वेद कुछ वहां बॉक्स में टाइप कर दें और आप ऋग्वेद तब तक उनके सवाल पढ़ दें, तब तक हम अगला सवाल। ओके। सौरभ जी एक सवाल है कि एक बस और मैं ऐसा पुरखे करता हूँ, मैं कमेंट बॉक्स से खुद ही सवाल ले लेता हूँ ताकि समय बचेगा, है ना। जी जी जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत सारे तो नमस्ते हैं। पवनजीत कौर तुम्बाड़ का जिक्र करें। तुम्बाड़ नहीं है ये, मेरे ख्याल से कोर्ट का सीन है ये, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। ये कोर्ट का सीन है जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो चैतन्य तम्हाड़े की फिल्म है, कोर्ट ही है, जिसमें वो पत्थर फेंक के देखता है कॉकरोच निकलता है कि नहीं। हाँ, शुभदा सोनवलकर ने लिखा भी है कि ये कोर्ट है। और coming down the issues, the information was misplaced and it was destroyed, so we don't have many sources to cope up with it. So what is the way forward or direction forward? ये विपुल सिंह का सवाल है। बढ़िया सवाल है विपुल। मेरी चिंता ये है कि जो चीजें उपलब्ध हैं हम उनको भी डॉक्यूमेंटाइज नहीं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, डिजिटलाइज नहीं कर रहे हैं, सबके लिए उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। और इस चीज पे हम बड़ा जोर नहीं दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में कि भाई ये 400 साल पहले ये लिखा गया, 600 साल पहले ये लिखा गया, 2000 साल पहले ये लिखा गया, तो इसको पढ़ा जाए। आप देखिए हमारे मुल्क में रिसर्च को लेकर, मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर बहुत तेजी से तत्परता के साथ काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा, आप देखो दिल्ली में 800 साल 900 साल पुरानी इमारतें हैं जिनमें लोग कपड़े सुखा रहे हैं, अपने गधे और खच्चर पाल रहे हैं। ये तो हमारा हाल है। मैं पिछले दिनों एक रोड ट्रिप पे गया था, तो ग्वालियर के पास जिले पड़ते हैं भिंड और मुरैना। वहां पर मुझे दो बड़ी अद्भुत चीजें दिखी। एक, मुझे लगभग 1100-1200 साल पुराना मंदिर दिखा जिसका स्थापत्य इतना अद्भुत है कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट है ना, उसकी डिजाइन वहां से ली गई है। और उस मंदिर को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग वहां पर जाते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए सरकारी और समाज के स्तर पर प्रयास की जरूरत है। जो डिस्ट्रॉय हो गया उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर जो है उसको तो हम बचाएं ना। मैं विदेश जाता हूँ, लोग, अरे साहब ये बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू की बिल्डिंग है। हमने कहा अच्छा जी, हाँ सर, यहाँ 250 साल पहले फलाने रहते थे, पर उसका टिकट लगा, लोग देख रहे हैं, बड़े अच्छे से रख रखाव है। हमारे यहाँ 2000 साल पुरानी इमारतों की ऐसी तैसी कर रखी है हमने। वहां पे हम लिख के आते हैं, रिंकू लव्स रिंकी। अरे कमबख्त, तुझे लव करना है तो इसी दीवार पे करना है अपने पुरखों की। ईलू बना आते हैं, नंबर लिखाते हैं गधे। तो ये एक समाज के स्तर पर जब हमारे अंदर अपने अतीत, अपनी विरासत को लेकर एक जागरूकता आएगी ना, तभी वो सरकारों पर प्रेशर बनता है। जैसे मान लीजिए किसी सरकार को, नेता को पता चले कि यार लोग मुझे वोट देंगे अगर मैं हर घर में पोषक आहार भिजवाऊं। फिर उसे 5 साल बाद पता चले कि अब वो लोग मुझे तभी वोट देंगे जब अस्पताल में अच्छे कर दूंगा। अगर मैं अस्पताल अच्छे नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी बोलूं, कोई भी प्रलोभन दूं इनको, ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे। उसको देंगे जो कहेगा मैं अस्पताल अच्छे कर दूंगा। तो जब समाज इस तरह से जागरूक हो जाता है ना, तो समाज की जो चिंताएं हैं, सरकारों को उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगला सवाल,
Can we say that communalism stems from not reading and interpreting scripts and literature? ये वेदिका रामदानी ने सवाल पूछा है. पार्डन मी अगर मैंने आपके नाम का उच्चारण गलत कर दिया हो. जी, मैं किसी भी तरह का कट्टरपंथ हो उसको काउंटर करने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है. और ये कट्टरपंथ किसी एक धर्म या मजहब तक सीमित नहीं है, पर उसको गलत बताने के लिए आपको जिस बौद्धिक और नैतिक जमीन पे खड़ा होना होगा. जैसे गांधी से हम लोगों की गांधी का बार बार जिक्र आता है. गांधी जी की बहुत सारी चीजें मुझे सही लगी, बहुत सारी चीजें मुझे गलत लगी, लेकिन उनसे संवाद करना है आपको, है ना. तो गांधी की एक चीज बहुत सही थी कि अगर वो ये कह रहे थे ना कि भाई दंगे रोक दो, तो वो उन दंगों को रोकने के लिए नोआखली के सड़कों पे भटक रहे थे. वो दिल्ली में बैठे बैठे नहीं कह रहे थे दंगे रोक दो. ये एक नैतिक बल होता है नेता का. लोकमान्य तिलक में वो नैतिक बल था, उसके लिए वो जेल जाने को तैयार थे. ये नैतिक बल बहुत जरूरी है कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए. हाउ टू कीप वनसेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू रीड पास्ट बड़ा मजेदार है. हर्ष रामपुरिया का ये सवाल है. बहुत मजे आते हैं अपने पुरखों के किस्से, कहानियां, उनके फंडे पढ़ के. शुभम शुक्ला कह रहे हैं हमें भी यही बोलती थी मम्मी, छोटा चूल्हा बड़ा चूल्हा. सर यूथ लोग, कुमार गौरव कह रहे हैं कच्चे बांस की तरह होते हैं, उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उन्हें बसवाने. जी बिल्कुल. इसीलिए मुझे लगता है जो एक चाणक्य सीरियल का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि शिक्षक एक हाथ में सृजन और एक हाथ में प्रलय लेकर घूमता है. जब तक हम अपने देश का एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं करें. अभी क्या होता है, रट्टा डर डर के पढ़ते हैं, नंबरों के लिए पढ़ते हैं. कौन पूछता है यार. किसी ने हमसे नहीं पूछा ललन टॉप का. मैं जब मैंने शुरू किया, अच्छा तुम बोल रहे हो हमको ललन टॉप देखो, बताओ तुम्हारे हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे, बताओ 11th में कितने आए थे, है ना. तो अपन लोग मजे के लिए नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए, कुछ सीखेंगे. मतलब वो 3 इडियट्स जैसा साउंड कर रहा होगा, लेकिन वही सत्य है कि थोड़ा सा सरस बनाना है ज्ञान को. पौराणिक कथाओं के अंतर्गत कहा जाता है बीती बातों को बिसारिए तो भूत को भविष्य में कैसे देखा जाए. ये अमर का सवाल है. देखो, भूलना ना एक ब्लेसिंग है. जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि अच्छा मुझे बताओ कि 10th जो हम पहला बोर्ड होता है हमारा 10th का एग्जाम, 10th में तुम लोग कहाँ थे. तो आपकी कुछ मेमोरीज होंगी. अच्छा 10th में एक बार ये हुआ था, प्रैक्टिकल में ये गड़बड़ हुई थी, ऐसे टेस्ट ट्यूब टूट गई थी, ऐसे हम साइकिल से गिर गए थे, इस लड़की से झगड़ा हुआ, उस लड़की से झगड़ा हुआ, फिर पहला बोर्ड एग्जाम यहाँ था, सेंटर यहाँ पड़ा, इतने नंबर आए. ऐसे मोटा माटी याद होगा. मैं कहूँ तुमसे कि 10th के जो 1 साल है उसके 365 दिनों के हर दिन के हर सेकंड का ब्यौरा दो, तुम नहीं दे पाओगे. बिकॉज यू आर ब्लेस्ड. तुम्हारा दिमाग ब्लेस्ड है, वो हर चीज को याद रखने का जतन नहीं करता है. तो हमारे जब पुरखे कहते हैं ना बिसारिए, मतलब जो फालतू की चीजें उनको छोड़ते जाइए, जो काम की चीजें, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए, वो तात्पर्य होता है बिसारने से. कि आप उसका बैगेज लेके ना घूमो. जैसे कोई लड़का मिला, अरे तुमको पता है मेरे बाबा जी तो बहुत बड़े आदमी थे, उनके दरवाजे पे 10 हाथी थे. अच्छा अब बोले कुछ नहीं है, लेकिन बाबा जी का था. तो अगर आपको अपने वैभव की गाथाएं गाने का इतना शौक है तो अपने वर्तमान को समृद्ध करिए. वो अतीत बोझ की तरह नहीं होना चाहिए, झूठ की तरह नहीं होना चाहिए अतीत आपके साथ. रितिका कह रही है नमस्ते. इन द पास्ट देयर वर गुप्तचर हु लेड फाउंडेशन फॉर मेनी ट्रायम्फ्स एंड in present times too there are some secret agents for various strategies. Sir, I would like to know your views on the topic of flow and restrictions on information as a significant process for success or winning or establishing power both in past and present. Kindly highlight the commonality in both times. रितिका, जिस राज्य का सूचना तंत्र और गुप्तचर तंत्र दुरुस्त नहीं होता है उस राज्य को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है. आपने हम सबने वो प्रसंग सुना है, उसको लेके हालांकि विवाद है कि वो क्षेपक प्रसंग है, बाद में जोड़ा गया, या मूल रामायण का हिस्सा था, जिसमें राम जी को पता चलता है कि उनके राज्य का एक व्यक्ति उनकी और सीता के लिए ऐसी बात कह रहा है. ये राजा का, ये शक्ति केंद्रों का दायित्व होता है उनके नागरिक उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और जो उनके संभावित दुश्मन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में समय से जानकारी रखना.
आज की तारीख में हम लोग कहते हैं ना कि डेटा डेटा जिसके पास डेटा है वही सबसे बड़ा दाता है, अन्नदाता है ना। तो जो डेटा की ताकत है ये अब की नहीं है, पहले की भी है, इसलिए इसको बहुत मजबूत होना चाहिए। अनुभव शुक्ला कह रहे हैं सर टुडे आल्सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग एवरी ईयर बट नेवर एनी न्यूज चैनल कवर इट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यूज चैनलों की प्राथमिकताएं ज्यादातर की हिली हुई है और उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन हमारे घर से 10 किलोमीटर, जैसे होता है ना कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, फर्ज करो कि हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उस अपार्टमेंट में 250 या 500 घर हैं और उस अपार्टमेंट की लाइट नहीं आ रही है, 2 दिन लगातार नहीं आ रही है, या उस अपार्टमेंट की सड़क खुदी हुई है, तो हम 1 दिन 2 दिन के बाद क्या करेंगे, सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, करते हैं ना, ज्ञापन देते हैं, हैशटैग चलाते हैं, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। लेकिन जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में लोग मरते हैं, उनके मरने से समाज को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है, न्यूज चैनलों को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए शिक्षा का, संवेदनशीलता का बड़ा महत्व है। जिस दिन हमें और आपको फर्क पड़ने लगेगा ना, उस दिन इन सबको ध्यान देना पड़ेगा। अवधूत, अरे आपका तो बड़ा अच्छा नाम है भाई, अवधूत। कुमार गंधर्व का एक बड़ा अच्छा भजन है, अगर आप लोग ना सुना हो तो सुनिएगा, अवधूता करके भजन है। अवधूत पूछ रहे हैं हमारे देश में आजादी के बाद का जो इतिहास है, पॉलिटिकल इतिहास, वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, उसे जानने के सोर्सेज भी बहुत कम है। जी, ये एक समस्या है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, और इसकी कोशिशें होनी चाहिए ताकि हमें अपने जो नेता हैं उनके बारे में अच्छे से पता हो। T. Siddharth, most of the knowledge written in old times is in Sanskrit, and in present many people in India don't know to read and write Sanskrit. Why is Sanskrit not given importance in our nation? Because Sanskrit is one which joins us with the past. T. Siddharth, first thing first, बहुत सारी चीजें जो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या पर्शियन वगैरह में लिखी गई हैं, अरबिक में लिखी गई हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें अब हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि जो हमारी जबान में उपलब्ध हैं चीजें, हम उनको पढ़ डालें। दूसरी चीज, भाषा जो है ना, वो कभी भी सरकारी डिक्टेट के हिसाब से नहीं चलती है, भाषा चलती है, लोग उसे अपनाते हैं। तो जैसे एक गाना आता है ना, और उस गाने में कोई वर्ड आता है, तो वो वर्ड हमें पता भी नहीं चलता और हम अपना लेते हैं। जैसे आजकल एक गाना है, सपना चौधरी एक डांसर है, उनका एक गाना चल रहा है कि सम जयपुर, क्या चुनरी जयपुर से मंगवाई, तो उसमें एक आगे वर्ड आता है एनडी। तो मैंने पूछा दोस्तों से ये एनडी क्या है, तो पता चला कि वो जो घड़ा रखते हैं ना सर पे, तो उसको टिकाने के लिए जो वो गोल रखते हैं ना, मूंज का बना हुआ, उसको एनडी बोलते हैं। सो आई लर्न अ न्यू वर्ड। तो अब ये शब्द मुझे किसी सरकार ने सिखाया, किसी फरमान से सीखा मैंने नहीं, ये पॉपुलर कल्चर के जरिए हम तक पहुंचा, अपील किया इसलिए पहुंचा। कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि संस्कृत का जो अध्ययन था वो एक अभिजात्य वर्ग, कुलीन वर्ग, एलीट वर्ग, कुछ खास जाति समूहों तक सीमित रख दिया गया था कि वही संस्कृत पढ़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि जो भाषा थी वो सीमित होती चली गई। यही बात ज्ञान के साथ भी होती है। तो संस्कृत से ज्यादा ट्रांसलेशन होना चाहिए, फिर लोगों के अंदर जब उत्सुकता पैदा हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ें, उसका अलग सुख है। जिसको फर्ज करिए कि संस्कृत पढ़ना आता है, समझना नहीं आता है, और दूसरी भाषा मान लीजिए उनकी उड़िया है या मलयालम है, तो संस्कृत का टेक्स्ट पढ़ें, फिर उसको मलयालम में पढ़ें। भाषा के सीखने का चाव रहना चाहिए खूब। I'm Prakash Prakhar from TASE. I want to ask you about the current scenario. What and how do you think we can reclaim our civilization through youth engagement and normalize the idea of सेवा above self interest? ये प्रखर शर्मा का सवाल है। एक तो खूब अध्ययन करें, दूसरा फिर उस अध्ययन को शेयर करें। हमारे यहाँ देखिए, आप पहले के टाइम पे जो भी जन जागरण का काम होता था ना, तो वो समूह बना के होता था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने समूह बनाए, और जो भी अलग अलग संगठन है,
लोकमान्य तिलक ने ये जो सार्वजनिक उत्सव शुरू किए, ये भी इसीलिए किए कि एक समूह की भावना आए। तो ये जो आप साथ में कैरम खेलो, आप साथ में फुटबॉल खेलो, आप साथ में बुक रीडिंग क्लब बनाओ, आप साथ में फिल्म वॉचिंग क्लब बनाओ, नॉलेज को एक्सचेंज करो, और सिर्फ वो बातों तक सीमित ना रहे। एक दिन नौजवान तय करें ना कि यार हमारी गली की ये चीजें गंदी रहती, क्यों गंदी रहती, ये तरीका, अच्छा कूड़ा नहीं उठाते होंगे म्यूनसिपैलिटी वाले, हमने क्या किया, हम सब घरों में गए भाई इसका एक ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम अपने आसपास को बेहतर करें, वो कम्युनिटी की फीलिंग बहुत स्ट्रांग करनी होगी। और सिविलाइजेशन को रिक्लेम करने के लिए हमें सिविलाइजेशन को समझना होगा, उसके बारे में वोकल होना होगा। Don't you think that the history of India has been written by Britishers? For example, the foundation stone of Asiatic Society of India. Is it not necessary that every aspect of history by different students should be told to students? Is it even happening or not? गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंग्रेजों ने ज्यादातर इतिहास अपने ढंग से गढ़ा और इसीलिए उस इतिहास में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को हम कैसे दूर करेंगे? इतिहास पढ़ के, और उसके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्रोसीजर हैं, जो साइंटिफिक प्रोसीजर हैं, उनको अप्लाई करके करेंगे। Aditi Jain कह रही है वंदे मातरम was made compulsory to be sung at school assemblies. How can we blame social media when the foundation is weak as the schools and parents aren't acting responsible? Yes Aditi, I agree with you. लेकिन ये दरअसल ऐसा है कि जैसे घर में छत भी टपक रही है, थोड़ा शॉर्ट सर्किट भी हो रखा है, थोड़ा सा फर्श में भी दरार है, दरवाजे की भी चूलें हिल रही हैं, तो किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यस, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाने का तरीका दुरुस्त होना चाहिए, और घरों में भी, क्योंकि हम जितना वक्त स्कूल में गुजारते हैं उससे ज्यादा घर में गुजारते हैं। हम लोग देखते हैं पेरेंट्स खुद तो टीवी देख रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मैथ्स के सवाल हल करो। मतलब तुम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखो और हम अपनी मैथ्स में ऐसे सीख रहे हैं, या तो तुम भी बैठ के पढ़ाई करो भाई, तुम दफ्तर से आए, तुम अपनी किताबें पढ़ो, हम अपनी पढ़े। तो हमारे यहाँ अध्ययन का कल्चर नहीं। और आप किसी बड़े से सवाल करो तो हमें कहा जाता है कि बदतमीज कहीं के, जवान लड़ाते हो। जबान लड़ाने को बड़ा बुरा माना जाता है। हम संवाद को एनकरेज नहीं करते हैं घरों में, तो ये समस्या है। जैसे कई लोग जो वंदे मातरम गाते हैं, कई लोग जो नहीं गाते, उन दोनों को ही शायद उसका अर्थ ना पता हो। तो मेरा जोर इस चीज पर है कि आप जो भी काम करते हो उसके बारे में उत्सुकता विकसित करो, जानने की कोशिश करो। चलिए भाई, लास्ट सवाल लेंगे अब। पायल प्रकाश कह रही है संस्कृत के शिक्षकों में तेजी से गिरावट हो रही है, इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत में दिलचस्पी रखिए, यू आस्क पब्लिशर्स, है ना, कुछ आप ऑनलाइन कैंपेन चलाइए कि भाई फलानी किताब है संस्कृत की, ये अवेलेबल नहीं है, हमें ये किताब अवेलेबल कराइए, इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में, बांग्ला में। देखिए अगर 5,000 लोग ये हैशटैग चलाएंगे तो पब्लिशर्स भी एकदम, अरे इस चीज की डिमांड है। तो अभी मार्केट है ना, डिमांड सप्लाई वाला मामला चलता है। अंशुमान पारी कह रहे हैं कि कैसे सोर्सेज से पढ़ें, ज्यादातर लिखाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। बॉस, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये बार बार हम जैसे वो स्विमिंग सीखते हैं ना, धीमे सिद्धस्त होते हैं, तो धीमे धीमे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे इतना प्रोपेगेंडा, यहाँ पे इतना प्रोपेगेंडा, लेकिन उसके लिए लगातार आपको अलग अलग किस्म की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू थिंक इंडिया, आपने मुझे ये मौका दिया। जी जी। एंड अगर इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, मैं सौरभ टॉप के नाम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, और दी ललन टॉप SD करके मेरा ईमेल आईडी है, दी ललन टॉप मेरी वेबसाइट है, SD मेरे नाम के वो इनिशियल्स हैं सौरभ द्विवेदी के, दी ललन टॉप SD@gmail.com। अगर आपका कोई सवाल हो, आप ललन टॉप से किसी तरह से जुड़ना चाहें, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं नॉलेज बेस के इर्द-गिर्द, आगे भी करने वाले हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और थिंक इंडिया ने मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋग्वेद। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंक इंडिया पुणे की ओर से। आपने हमारे सेशन में बाय द वे आई एम इन लव विद पुणे, जानकारी दी। आई एम इन लव विद पुणे, मेरे बहुत सारे दोस्त पुणे में रहते हैं। आई लव दैट सिटी, आई लुक फॉरवर्ड कि मैं पुणे आऊं, कुछ एक बार आया हूं। तो जी सौरभ जी, इसलिए हम आशा करते हैं आप हमें भविष्य में भी आपके साथ बातचीत करने का, जुड़ने का मौका दें। जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए और खूब खूब पढ़िए, ये आपको विनम्र और बेहतर बनाता है, और हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बेहतर बनना चाहते हैं ना,
तो उसके लिए जरूरी है कि खुले मन से अध्ययन किया जाए, किताबों का, लोगों का, प्रकृति का। ठीक है, जी सौरभ जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। Yeah, thank you, Rajat. Thank you.